आपकी कार हाईवे के बीच में खराब हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती है। एक भला आदमी आपके पास आता है, अपनी कार से जंपर केबल निकालता है और आपकी कार से कनेक्ट करता है। थोड़ी चिंगारी निकलती है और आपकी कार स्टार्ट हो जाती है। धरती पर लाइफ की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी लगभग। एक थ्योरी कहती है कि धरती पर जीवन करोड़ों साल पहले इसी तरह जंप स्टार्ट हुई थी। ये सब आसमान में बादलों के साथ शुरू हुआ। हम सब वहीं थे, खिड़की के पास बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे, लेकिन आपका बाहर जाकर एंजॉय करने का मन था। बाहर बारिश हो रही थी तो आप बेड पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप सो नहीं पाए क्योंकि बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट आपकी नींद में खलल डाल रही थी। आपके पास करने का कुछ खास तो था नहीं, तो आप सोचने लगे कि लाइटिंग कैसे बनती है। जैसा कि मैंने बताया, बादल और कई दूसरी चीजें। जब तूफान आता है तो ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है। गर्म हवा ऊपर जाकर थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स बनाती है जो ड्रॉपलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और नीचे ठंडी हवा में आइस क्रिस्टल्स होते हैं। तूफान के दौरान ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स में एक छोटा मॉश पिट होता है और वो चारों तरफ घूमता है। तमाम बम्पिंग और ग्राइंडिंग से बादलों में इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा होते हैं। अगर आपने कभी रिमोट की बैटरी बदली है तो आपने देखा होगा कि बैटरी के दोनों छोर पर प्लस और माइनस का साइन होता है। प्लस वो जगह है जहां पॉजिटिव चार्ज होता है और माइनस पर नेगेटिव होता है। और बैटरी की तरह बादलों के भी अपने प्लस और माइनस होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस सबसे ऊपर होते हैं और नेगेटिव चार्ज, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, ये सबसे नीचे होते हैं। इसलिए जब नीचे का चार्ज काफी पावर जनरेट करता है तो बादल एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं। जैसे एनर्जी हवा में ट्रैवल करती है, ये पॉजिटिव चार्ज चीजों को तलाश करती है, जैसे खंबा या पेड़, और जब इसे ये मिल जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और बिजली गिरती है। बिजली की ये बोल्ट जमीन पर किसी भी चीज से टकरा सकते हैं या बादल से बादल में ट्रैवल कर सकते हैं। बिजली गर्म और तेजी से फैलती हवा की वजह से गरजती है। तो अरबों साल पहले धरती ऐसी नहीं थी जैसी आज है। थंडरस्टॉर्म आज की तुलना में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट थे। लाइफ अपने बीटा फेज में थी। ये लाइटनिंग बोल्ट पृथ्वी पे जीवन को किक स्टार्ट करने की सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी के लिए सबसे जरूरी मिनरल फास्फोरस को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बिना डीएनए, आरएनए और सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। ये ग्रोथ और मोबिलिटी से लेकर रिप्रोडक्शन तक हमारी लाइफ की सभी स्टेजेस के लिए जरूरी होता है। हर वो चीज जो हमारी मौजूदगी की वजह है वो हमारे डीएनए में मौजूद है। ये प्रोटीन से भरी घुमावदार चीजें। तो लाइटनिंग बोल्ट और फास्फोरस का एक दूसरे से क्या लेना देना है? जब भी आंधी आती है तो क्या फास्फोरस आसमान में चमकता है? जरूरी नहीं। जब बिजली जमीन से टकराती है तो वो फल्गराइट्स नाम की कोई चीज बनाती है। दूसरे शब्दों में, बिजली की गर्माहट से फ्यूज्ड ग्लासी मिनरल्स बनते हैं और वो जमीन से टकराने पर लाइटनिंग बोल्ट का आकार ले लेते हैं। कुछ नई स्टडीज से पता चलता है कि फल्गराइट्स पानी में घुलने पर फास्फोरस रिलीज करते हैं और इस तरह फास्फोरस बायोमॉलिक्यूल्स बना सकते हैं जो लाइफ को फर्म करने में मदद करते हैं। उस समय ज्वालामुखी काफी बड़े होते हैं और अक्सर टूटे फूटे रहते थे, तो पुराने गर्म झरनों के साथ इनके आसपास बिजली गिरती होगी और पानी के उन गर्म सोर्सेस के बगल में फल्गराइट्स प्रोड्यूस करती होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती के शुरुआती दिनों में 1 से 5 अरब लाइटनिंग फ्लैश हुए होंगे और अगले अरब सालों में हम मान सकते हैं कि 1 क्विंटल लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। जी हाँ, इसमें काफी सारे जीरो हैं। उन सभी फ्लैश और स्ट्राइक्स के साथ फास्फोरस पानी में घुलने पर लाइफ को स्टार्ट कर सकता था। और सिर्फ फास्फोरस ही नहीं, बल्कि लाइफ को शुरू करने के लिए कई और केमिकल्स व मिनरल्स का मिक्स होना जरूरी था। धरती पर लाइफ की शुरुआत को लेकर एक और थ्योरी है जो हमारे छोटे नीले ग्रह से बहुत दूर आउटर स्पेस से शुरू होती है। मीटेरॉइड जो अंतरिक्ष में उड़ते हैं। पृथ्वी पर लाइफ लगभग 4 अरब साल पहले शुरू हुई। उस वक्त ये मीटेरॉइड हर जगह उड़ा करते थे, जिसमें से कई शुरुआती वक्त में धरती से टकराते थे। साइंटिस्ट का दावा है कि इन मीटेरॉइड में ऐसे केमिकल थे जो लाइफ के लिए जरूरी थे। उनमें से कुछ जरूरी पदार्थ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स थे, जिनमें शुगर और एमिनो एसिड शामिल थे, और उन्हें इस विधि को पूरा करने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पर बॉन्ड होने के लिए वेट और ड्राई साइकिल्स की जरूरत थी। इसलिए जब धरती पर लाइफ को इंजेक्ट किया गया तो हमें पहले जीव देखने को मिले जो लगभग 3.7 अरब साल पहले थे। ध्यान रखें, आज की तुलना में उस समय हवा और पानी में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, लेकिन इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स
या माइक्रोब्स ने जिंदा चीजों से प्रोड्यूस कुछ कार्बन मॉलिक्यूल्स पर असर डाला। लेकिन लाइफ जैसी आज है, इसका ऑक्सीजन के बिना ऐसा होना मुमकिन नहीं था। ऑक्सीजन एक इनविजिबल एलिमेंट है जो हर चीज को जिंदा रखता है। तो लगभग 2.4 अरब साल पहले ये माइक्रोब्स बदलने लगे और धरती के पहले फोटोसिंथेसाइजर बनने लगे। उन्होंने पानी और सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके अपने लंच और डिनर का इंतजाम किया और इस विधि में ऑक्सीजन को रिलीज किया। इन नए जीवों में से कई के साथ ऑक्सीजन बढ़ने से माइक्रोब्स के लिए वातावरण सख्त हो गया, लेकिन ये जीवन की बेसलाइन बन रहा था। उन जीवों की कई नई जातियां निकली जो ऑक्सीजन को खोज सकते थे। जैसे कि आपको मालूम है, मैमल्स और दूसरे जीवों में कई तरह के सेल्स होते हैं, बोन सेल्स, स्किन सेल्स, मसल सेल्स वगैरह। ये माइक्रोब्स सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स थे, इसीलिए ऑक्सीजन के बढ़ने के साथ इनमें से कई माइक्रोब्स दूसरे माइक्रोब्स के साथ मिलने लगे। मेरा मतलब एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रूममेट होना नहीं है, वो असल में मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में दूसरे माइक्रोब्स के साथ मर्ज हो गए थे। काफी चालाक थे। कुछ अरब साल आगे बढ़ते हैं और हम कुछ पहले ऐसे जानवरों को देखेंगे जो एग्जिस्ट करते थे। तो असल में 80 करोड़ साल पहले समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर इतना ज्यादा नहीं था जितना आज है, लेकिन स्पंज पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में से एक थे। साइंटिस्ट स्पंजेस के पैदा होने के वक्त की रॉक सैंपलिंग के डीएनए को स्टडी करके यह तय कर पाए। वो तो ये भी दावा करते हैं कि स्पंज ने बैक्टीरिया को खाकर उन्हें उनके डिकम्पोजिंग फेज से हटाकर ऑक्सीजन लेवल को तेजी से बढ़ाया। फिर लगभग 58 करोड़ साल पहले ज्यादा जीव दिखाई देने लगे। ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ गया कि धरती पर जीवन फलने फूलने लगा और कई दूसरे अजीब से दिखने वाले जीव समुद्र तल में रहने लगे। यहाँ तक कि सबसे पुरानी जेलीफिश भी उस वक्त के आसपास मौजूद थी। वे दूसरे ग्रह के छोटे एलियंस की तरह लगते थे। मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई मेरे ड्रिंक में आ गिरे। और ये पीरियड खत्म होने के लगभग 4 करोड़ साल बाद इनमें से कई अजीब जीव गायब होने लगे। साइंटिस्ट इस वक्त के वर्म जैसे जीव के एविडेंस खोज पाए जो समुद्र तल में दब जाते थे। ये शायद जिंदा रहने के लिए एवोल्यूशन की पहली निशानियों में से एक हैं। फिर लगभग 53 करोड़ साल पहले एवोल्यूशन का एक पायदान ऊपर आ गया। कई नए जीव आ गए थे जिनके शरीर के अंग नए और ऐसे थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। शेल, स्पाइन और दूसरे शरीर के अंगों की वजह से इन नए जानवरों में से कुछ जिंदा रहने के लिए ओशन फ्लोर पर अपना रास्ता खोद पाए और कुछ ही समय बाद, कुछ लाखों सालों में पहली सही प्रिमिटिव वर्टिब्रेट वजूद में आई जो ईल जैसी दिखाई देने वाली कोई चीज थी। यह पहला रीढ़ की हड्डी वाला जीव था। अगले 10 सालों में इनमें से कई जानवरों ने स्केलेटन बेस्ड और कार्टिलेज बॉडीज बनानी शुरू की और काफी स्प्लिटिंग के बाद एम्फीबियंस आए और 4 पैरों वाले जानवरों ने धरती की सतह पर चलना शुरू कर दिया। ये बात भी ध्यान देने लायक है कि साथ साथ काफी बार मास एक्सटिंक्शन भी हुआ, लेकिन आखिर में लाइफ इवॉल्व होती रही। कई पौधों और जानवरों के आने के साथ प्रोसेस में लैंडस्केप चेंज होता रहा। कई नेचुरल डिजास्टर्स आए जिसमें आइस एज भी शामिल है, जिसने जमीन और समुद्रों को जमा दिया। तमाम उथल पुथल के साथ काफी सारे ज्वालामुखी और भूकंपों ने जमीन का लैंडस्केप और लुक बदलना जारी रखा। पहले प्राइमेट लगभग 40 लाख साल पहले वजूद में आए थे और तब से एप्स और बंदर अपनी कैटेगरी में बढ़ते रहे। आखिरकार इंसान वजूद में आए। इन थ्योरीज को समझकर साइंटिस्ट इन्हीं कंडीशंस में दूसरे ग्रहों को परख पाए। हम दूसरे ग्रहों पर जीवन को पैदा होते हुए भी देख सकते हैं। बेशक ऐसा होने में अरबों साल लगेंगे, लेकिन मैं इसे मिस नहीं करना चाहूंगा।